नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाली हूँ व्यंजन संधि के बारे में कि व्यंजन संधि क्या होती है। ठीक है, हमने स्वर संधि के सारे भेद पढ़ लिए थे। अब इसके बाद व्यंजन संधि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, व्यंजन संधि कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ लगती है। ऐसा लगता है कि ये स्वर संधि से भी ज़्यादा टफ होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि हम उसे विस्तार से समझते हैं या अच्छी तरीके से उसे लिखते हैं या नोट्स बनाते हैं और समझते चलते हैं तो वो बहुत ही आसान होती है। तो चलिए, आज मैं बताने वाली हूँ व्यंजन संधि के बारे में। तो शुरू करते हैं कि व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा देखिए आप। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के बाद कोई स्वर आए या फिर व्यंजन आए। ठीक है, व्यंजन संधि की क्या है, नाम ही व्यंजन है, यानी कोई भी व्यंजन वर्ण के बाद क्या आए, चाहे स्वर आए या फिर व्यंजन आए। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आने से जो परिवर्तन या फिर यहाँ विकार भी कह सकते हैं, जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अब आपको परिभाषा से इतना समझ नहीं आया होगा कि परिभाषा क्या कह रही है, क्योंकि हम बुक्स में अधिकतर परिभाषा पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता है। तो ठीक है, हम समझ लेते हैं कि क्या होती है। ठीक है, किस प्रकार से व्यंजन के बाद स्वर आएगा और व्यंजन आएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है, यानी जो दो शब्द होते हैं, पहला शब्द यानी प्रथम शब्द, प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द। ठीक है, दो शब्द होते हैं किसी भी संधि में। ठीक है, दो शब्द होते हैं, प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द। तो जो हमारा प्रथम शब्द होता है उसका क्या लेंगे हम, अंतिम वर्ण लेंगे, अंतिम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखते हैं हम, और द्वितीय शब्द का क्या देखते हैं, पहला वर्ण कहें या प्रथम वर्ण कहें। ठीक है, वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे व्यंजन आएगा, व्यंजन के बाद यहाँ क्या आएगा, पहला वर्ण या तो स्वर हो या व्यंजन हो, कुछ भी हो, तो वो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। तो देखिए किस तरीके से, जैसे शब्द दिया है दिक धन अंत, इस तरीके से भी परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे, या चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि कौन सा सही है, शुद्ध रूप है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो शब्द को देखिए आप, दिक धन अंत, क्या कहा है मैंने, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखना है और द्वितीय शब्द का पहला यानी प्रथम वर्ण देखना है। तो दो शब्द दिए हैं यहाँ पर, दिक धन अंत, तो आपको इसका अंतिम वर्ण देखना है। अंतिम वर्ण क्या है इसका, का है। ठीक है, क्या है, का, यानी एक व्यंजन वर्ण। और यहाँ क्या है, पहला वर्ण देखना है। पहला वर्ण क्या है आपका, स्वर है। क्या है, ये तो व्यंजन वर्ण है। ठीक है, और ये है हमारा स्वर। कहने का अर्थ है कि व्यंजन वर्ण के बाद, व्यंजन के बाद स्वर वर्ण आए। ठीक है, व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आए, या फिर स्वर के बाद व्यंजन वर्ण आए, यानी ये तीन परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, तब क्या होगा, हमारी व्यंजन संधि होगी। तो यहाँ पे क्या आया है, प्रथम जो अंतिम वर्ण है वो है व्यंजन और प्रथम वर्ण जो है वो स्वर है। तो हमारी ये वाली जो पहली कंडीशन है ये यहाँ पर लागू हो रही है। ठीक है, तो व्यंजन और स्वर के मेल से हुए उत्पन्न विकार को या परिवर्तन जो होगा वही है व्यंजन संधि। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण का मेल हो रहा है। तो शब्द क्या बनेगा, शब्द आपका बन जाएगा दिगंत। क्या बन जाएगा, दिगंत शब्द का ही संधि विच्छेद है ये दिक धन अंत। तो शब्द क्या हो गया, दिगंत। दूसरा देखिए आप, ये वाला षट धन आनन, षट धन आनन का शब्द क्या होगा, सही क्या होगा, देखिए इधर क्या शब्द हो गया, षडानन। क्या होता है, षडानन। ये संधि में बहुत पूछा जाता है। और षडानन जो शब्द है, याद रखिए, षडानन जो शब्द है वो समास में अधिकतर पूछा जाता है। समास में पूछा जाएगा, षडानन किसका समास है, कौन सा शब्द है जो षडानन का बताया जाता है इसमें। तो षडानन का अर्थ होता है छह है आनन जिसके, आनन यानी मुख, क्या होता है, मुख होता है आनन। और षड यानी क्या होता है, छह, क्या होता है, छह, यानी छह हैं मुख जिसके, अर्थात
कार्तिकेय, यानी जो भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका होता है, ठीक है, ये षडानन पर्यायवाची, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये समास में बहुत पूछा जाता है। तो षट धन आनन इसका शुद्ध रूप है। षट धन आनन के बाद हो जाता है सही षडानन। इसके बाद अगला देखिए, भगवत प्लस गीता। क्या दिया है? भगवत प्लस गीता। तो क्या हो जाएगा भगवत प्लस गीता का? क्या हो जाएगा सही रूप? भगवद गीता। क्या हो जाएगा? भगवद गीता। यानी ता में ये हल लगा हुआ है, तो हम भी यहाँ दा में हल लगाएंगे, भगवद गीता। अब शत धन विचार का क्या हो जाएगा? सद विचार। अब ये किस तरीके से बने हैं? अब आप ये बोलेंगे कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से इनको किया गया है, क्योंकि यहाँ पे ता था और यहाँ दा हो गया, यहाँ पे भी भगवत में ता था और यहाँ पे दा हो गया। ये किस तरीके से किए हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि ये किस तरीके से आए हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया था कि इस तरीके से इनके शुद्ध रूप हैं, ठीक है, किस तरीके से, और ये बताया था कि यहाँ व्यंजन है, यहाँ व्यंजन वर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ भी व्यंजन वर्ण था, यहाँ स्वर से मेल हो रहा था, यानी पहली कंडीशन अप्लाई हो रही थी। यहाँ भी व्यंजन वर्ण था, यहाँ स्वर वर्ण था। इसके बाद यहाँ व्यंजन था और यहाँ भी व्यंजन वर्ण आया था। व्यंजन से व्यंजन का मेल भी व्यंजन संधि, ठीक है। यहाँ व्यंजन वर्ण, यहाँ पे भी व्यंजन वर्ण। यहाँ पे छोटी ही भले पहले है, लेकिन जब विच्छेद करते हैं तो बा में हलंत लग जाएगा और छोटी ही अलग हो जाएगी, यानी बा के बाद छोटी ही आ रही है, यानी जब विच्छेद करेंगे तो सही समझ आएगा। इसलिए मैंने कहा था कि आपको वर्ण विच्छेद आना बहुत ही आवश्यक है, यानी उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप समझते कि यहाँ पे छोटी की मात्रा है, यानी छोटी यानी स्वर है यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे व्यंजन वर्ण पहले है, तो व्यंजन से व्यंजन का मेल, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको आगे पढ़ाऊँ, आपको समझना होगा कि ये किस तरीके से बने थे। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए जो वर्णमाला होती है। वर्णमाला में मैंने आपको व्यंजन पढ़ाए थे, ठीक है। व्यंजन वर्ण जो थे, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है व्यंजन वर्ण की कितने व्यंजन वर्ण होते हैं, तो 33 लगाते हैं हम, और यदि कुल पूछते हैं तो 2 और उनमें जुड़ जाते हैं तो 35 हो जाते हैं कुल व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवल जो 33 व्यंजन वर्ण हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे, ठीक है, उन्हीं को पढ़ेंगे। बाकी जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उन्हें इनमें नहीं शामिल किया जाता, यानी व्यंजन संधि में उन्हें अभी शामिल नहीं किया जाएगा। केवल हम 33 वर्णों को ही पढ़ेंगे जो व्यंजन वर्ण हैं। तो समझिए, व्यंजन वर्ण में सबसे पहले जो आते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन, यानी जो 5 वर्ग होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। का वर्ग में कौन कौन से आएंगे हमारे? का हलंत आपको लगाना है, क्योंकि व्यंजन का जो शुद्ध रूप होता है वो हल के साथ होता है, जिसे क्या कहते हैं? हल कहते हैं, ठीक है। और वर्ण पे लग जाता है तो ये हलंत वाला वर्ण कहलाता है, ठीक है। ये हल है और यही इनका शुद्ध रूप है। का के बाद क्या आता है? ख, ग, घ और ण, ठीक है। इसके बाद चा वर्ग लिख लीजिए, च, छ, जा, झा और ये या, सभी को हल के साथ, ठीक है। इसके बाद है ट, ठ, ड, ढ और ये ण। इसके बाद ता वर्ग है, ता, था, दा, धा और ना। इसके बाद है पा वर्ग, है ना, पा, फा, बा, भा और मा। ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं ये 5 वर्ग? क्या हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? कुल 25 होती है। ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन जितने भी हमारे 5 वर्ग हैं ये सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये का वर्ग हो गया, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग,
ता वर्ग और पा वर्ग, ये हो गए वर्ग। ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, तभी आप व्यंजन संधि को सही तरीके से कर पाएंगे। तो ये जो है हमारा का वर्ग, देखिए आप ये पहले लिख देंगे हम, ये है हमारा प्रथम, क्या है ये हमारा, ये है हमारा प्रथम वर्ण है, ठीक है। ये है प्रथम वर्ण, ये है द्वितीय वर्ण, ये है तृतीय वर्ण, ये है चतुर्थ वर्ण और ये है पंचम वर्ण। आपको इस तरीके से याद रखने होते हैं, ठीक है। प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण, ठीक है। किस तरीके से भी कैसे भी कह लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, ठीक है। तो आपको ये तो मैंने आप बताया था कि ये जो होता है ये पंचमा अक्षर होता है, यानी पंचम वर्ण जो होते हैं, ठीक है। हर वर्ग का पांचवा, यानी का वर्ग का पांचवा ये है, चा वर्ग का पांचवा ये है, टा का ये है, ता वर्ग का ये है और पा वर्ग का ये है, यानी ये है हमारा पांचवा वर्ण, यानी पंचमा अक्षर, ठीक है। और ये क्या है, ये है प्रथम वर्ण, ठीक है। यानी का वर्ग का प्रथम ये, चा का ये, इस तरीके से हर वर्ग का प्रथम ये हो गया। इसके बाद ये हो गया द्वितीय और ये है तृतीय और ये है चतुर्थ और ये है पंचम, ठीक है। समझ गए आप, ये आपको याद रखने हैं, हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। लेकिन जो व्यंजन संधि है इसमें क्या परिभाषा पड़ी हमने इसकी, प्रथम जो नियम है मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रथम नियम किस प्रकार से काम करेगा, ठीक है। तो आपको ये बस याद रखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। लेकिन जो प्रथम नियम है जो हम पढ़ने वाले हैं वो किससे रिलेटेड है, वो है केवल प्रथम वर्ण, ठीक है, ये वाला प्रथम, तीसरा, चौथा, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो देखिए आगे याद रखिएगा आप, है ना, आगे हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ मैंने लिखे नहीं थे, अंतस्थ जो होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, ये भी इनमें आएंगे। अंतस्थ क्या होते हैं, या, रा, ला, वा, ये वर्ग में नहीं आते हैं, इसलिए मैंने वर्ग के अंदर इन्हें नहीं लिखा था, इन्हें मैं नीचे लिख देती हूँ, आप देख लीजिएगा। अंतस्थ जो होते हैं हमारे चार होते हैं, या, र, ला और बा, ये भी हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि में, इसलिए लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे संघर्षी और ऊष्म व्यंजन होते हैं उन्हें भी मैं लिख देती हूँ। कौन कौन से होते हैं, जो तीनों सा होते हैं, ठीक है, तीनों सा और हा, ये लिख दिया, इनकी संख्या भी 4 होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ये आप याद रखिएगा, बाकी वर्ग वाले तो आपको याद रखने ही हैं, ठीक है। इसके बाद जो प्रथम नियम है व्यंजन संधि का, वो देखिए आप, व्यंजन संधि का नियम पहला वाला क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अभी मैंने आपको वर्ग बताए, कौन से, का, चा, टा, ता और पा वर्ग, पांचों वर्ग ध्यान रखिएगा आप माइंड में। वर्ग के पहले वर्ण क्या बता रहा है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। यानी परिभाषा को देख लीजिए, किसी वर्ग के पहले वर्ण कौन कौन से पढ़े थे, क, च, ट, ता और पा, इनका मेल किसी भी स्वर से हो जाए या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो जाए, तीसरे वर्णों में ये सब वर्ण आ जाएंगे। इसके बाद चौथे वर्ण से हो जाए, चौथे वर्ण ये हैं, ठीक है, हर वर्ग का चौथा वर्ण है ये। या फिर अंतस्थ व्यंजन, कौन कौन से, या, रा, ला, वा, अंतस्थ व्यंजन के किसी भी वर्ण से हो जाता है। तो जो हमारा पहला वर्ण होता है, क, च, ट, ता, पा, ये जो पहला वर्ण था ये किस में बदल जाता है, अपने ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब आपको समझ नहीं आया होगा कि मैम आपने कैसे बताया, ये परिभाषा तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। तो सिंपल आपको ये याद रखना है कि जो वर्ग वाला पहला वर्ण पढ़ा था आपने, हर वर्ग का पहला कौन कौन सा था, ये था का, चा, टा, ता और पा, ठीक है, हर वर्ग का पहला था ये। जब ये वर्ण आएगा, यानी प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द जो दो बताए थे उनमें अंतिम वर्ण ये होंगे, इनमें से कोई भी, ठीक है, प्रथम वर्ण में से कोई भी होगा। और यदि उसका मेल किससे हो जाएगा, स्वर से हो जाए या फिर किसी तीसरे वर्ण से हो जाए या फिर
चौथे वर्ण से हो जाए या फिर अंतस्थ व्यंजनों से हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये जो प्रथम वर्ण है ये अपना रूप परिवर्तित कर लेगा। किस में बदल जाएगा, अपना रूप परिवर्तित करेगा, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो समझिए, देखिए मैं लिख देती हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने किस तरीके से आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिएगा, समझिए आप। जैसे प्रथम वर्ण कौन सा है हमारा, का, चा, टा, ता और पा। यदि इन वर्णों का मेल किससे होगा, किसी स्वर से हो जाए, ठीक है, या फिर किसी तीसरे वर्ण से हो जाए, या फिर चौथे वर्ण से हो जाए, या फिर किसी भी अंतस्थ वर्ण जो बताए मैंने यार अलावा उनसे हो जाएगा, तो ये क्या कर लेगा, ये अपना रूप परिवर्तित कर लेगा। ये जो पांचों हैं ये अपना रूप परिवर्तित कर लेंगे जब इनका मेल इनसे होगा। कैसे कर लेंगे कि जो गा है ये अपने ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। गा का तीसरा वर्ण क्या होता है, का है, का तीसरा वर्ण क्या होता है, का, ख, ग। गा होता है तीसरा वर्ण, ठीक है, तो गा में परिवर्तित हो जाएगा। चा का तीसरा वर्ण क्या होता है, च, छ, जा। जा में परिवर्तित हो जाएगा। टा का क्या होता है, ट, ठ, डा, ठीक है, ये डा में हो जाएगा। ता का क्या होगा, ता, था, दा। ऐसे आपको याद रखनी है, इस तरीके से तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन वहां पे आपको बहुत जल्दी याद रहना चाहिए कि कौन सा होता है। ठीक है, इसका होता है बा। तो आपको बस ये तीसरे वर्ण याद रखने हैं कि पहला वर्ण परिवर्तित होगा तीसरे वर्ण में जब उनका मेल इनसे हो, स्वर से, तीसरे वर्ण से, चौथे से और अंतस्थ से। ठीक है, किस तरीके से शब्द में आपको जैसे मैं शब्द बताती हूँ आपको कैसे करेंगे आप। ठीक है, बाक, धन क्या हो जाएगा, ईस। ठीक है, क्या दिया है शब्द, बाक, धन, ईस। अब ये दो शब्द हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप इस पे फोकस करिएगा कि जो अंतिम वर्ण है वो व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण में भी कौन सा, वर्ग का प्रथम वर्ण। ठीक है, वर्ग का प्रथम वर्ण है ये। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे स्वर वर्ण आ रहा है। देखिए ये किसी भी स्वर वर्ण से हो, किसी तीसरे वर्ण से हो, चौथे वर्ण से हो या अंतस्थ वर्ण, यहाँ पे कोई भी आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अपना ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। का जो है वो अपने ही तीसरे में बदलेगा, यानी इसका तीसरा क्या है, इसका तीसरा है गा। तो ध्यान से देखिए किस में बदलेगा, बा को तो ऐसा ही लिखा है, परिवर्तित केवल इसका होगा, परिवर्तन किसका होगा, का होगा। तो का किस में बदलेगा, अपने गा में बदलेगा, और इसमें ये स्वर मिल जाएगा बड़ी ई, तो ये यहाँ से हल हट जाएगा। ठीक है, और शब्द हो जाएगा बागीस। क्या हो गया, शब्द बागीस हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो मैंने आपको शब्द बताए थे वो मैंने आपको किस तरीके से बताए थे। एक और शब्द देख लीजिए आप, शब्द है दिक, धन, अंत। ठीक है, शब्द है दिक, धन, अंत। यहाँ पे देखिए अंतिम वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण यानी वर्ग का पहला। ठीक है, यहाँ पे है स्वर वर्ण। ठीक है, जब ये इससे मेल करेगा यानी विकार उत्पन्न करेगा तो प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में, यानी अपने ही तीसरे में बदल जाएगा। तो शब्द क्या होगा, यहाँ पे का की जगह गा आ जाएगा। ठीक है, हलंत लगाए तो हलंत लगा देंगे। इसके बाद इधर का शब्द ऐसा का ऐसा लिख लीजिए, इधर कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, इधर वाले शब्दों में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, परिवर्तन केवल अंतिम वर्ण में होगा। तो यहाँ क्या हो गया, दिक, धन, अंत, दिग, धन, अंत हो गया। तो आप इस गा को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ हलंत है, आप इस गा को कैसे लिख सकते हैं, पूरा कर देगा ये जो आ है स्वर, ये इसको पूरा कर देगा अंग, तो शब्द हो जाएगा दिगंत। ठीक है, हलंत हट गया, आ की बिंदी लग गई, यानी अंग की जो बिंदी है वो लग गई है, तो दिगंत शब्द हो गया। इस तरीके से ही शब्द बनेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा दूसरा नियम। क्या है दूसरा नियम, क्या बता रहा है दूसरा नियम हमें, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अभी बता रहा था
कि वर्ग के किसमें पहले वर्ण का यदि स्वर से या तीसरे वर्ण से, चौथे वर्ण से या अंतस्थ से मेल होता है तो क्या हो जाता है, वो अपना रूप परिवर्तित कर लेता है और अपने ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा नियम क्या कह रहा है, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होगा, यानी जो पहला वर्ण होगा वो अपने ही पंचमा अक्षर में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी क, च, ट, त, पा, यानी ये है पांचों, इनका क्या होगा, पांचवें वर्ण से जब मेल होगा, पांचवा वर्ण स्पेशली वो जो पंचम वर्ण होते हैं, कौन कौन से, ण, ठीक है, या, ण, न और मा, यही होते हैं पांचों वर्ण। क्या होते हैं ये होते हैं पंचमाक्षर। क्या होते हैं, पंचमाक्षर, याद रखिएगा, ठीक है। इनसे जब मेल होगा तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाएगा, यानी यदि का आएगा तो का पांचवा वर्ण क्या होता है, ण होता है। चा आएगा तो चा का पांचवा क्या होता है, यहाँ, ठीक है। और टा आएगा तो टा का पांचवा, इस तरीके से ता आएगा तो ना और पा आएगा तो माँ, अपने ही पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो शब्द देख लीजिए किस तरीके से होगा परिवर्तन, ठीक है। तो शब्द देखते हैं हम। पहला शब्द लिखा है सट धन मुख। पहला शब्द क्या लिखा है, सट धन मुख। तो देखिए प्रथम वर्ण है वर्ग का, टा जो है, टा वर्ग का प्रथम वर्ण है। अंतिम वर्ण देखना है आपको, फोकस कहाँ करना है, यहाँ। तो टा जो है वो प्रथम वर्ण है, इसका मेल किससे हो रहा है, पंचमाक्षर से हो रहा है, ठीक है। पंचमाक्षर से हो रहा है यानी माँ से। माँ क्या है, हमारा पंचमाक्षर, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये टा जो है अपने ही पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। इसका पांचवा वर्ण कौन सा होता है, ये होता है, मैंने व्यंजन वर्ण वर्णमाला में आपको समझाया था, ये इसका पांचवा वर्ण होता है। तो इसमें कैसे परिवर्तित होगा, देखिए शब्द बनेगा, यहाँ पे हलंत लगाए तो ये भी आधा बनेगा। वैसे ऐसे लिखेंगे तो ये रूप भी होगा, सही है, लेकिन जो शुद्ध रूप है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। शब्द क्या आ जाएगा आपका, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आधा लिख लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा मुख, यानी पीछे वाले शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन केवल अंतिम वर्ण में होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो शब्द हो जाएगा षडमुख, ठीक है, शुद्ध रूप। दूसरा देखिए आप, इसका अंतिम वर्ण है का, यानी ये वर्ग का प्रथम वर्ण है। वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किससे हो रहा है, पंचमा अक्षर से हो रहा है, माँ से। माँ क्या है, एक पंचमा अक्षर है, ठीक है। तो इसका मेल इससे हो रहा है, तो ये अपना रूप परिवर्तित करेगा, ये नहीं, ठीक है। पीछे वाला शब्द वैसा का वैसा आएगा। तो का अपने ही पांचवे में बदलेगा, का पांचवा क्या है, ये आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप पंचमा अक्षर लिख पाएंगे, ठीक है। तो शब्द देखिए वाह वैसा ही आएगा, ठीक है। इसकी जगह परिवर्तन क्या हो जाएगा, ये आएगा, ठीक है। हलंत लगाए तो हल लगा दिया हमने, पीछे वाला शब्द ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। अब आप इनको मिला के लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, या तो आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं इस तरीके से भी दिया होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या शब्द हो जाता है, वांग्मय, क्या हो जाता है, वांग्मय होता है, शुद्ध रूप, ठीक है। इसको इस तरीके से ही पढ़ते हैं। आगे देखिए एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, जगत धननाथ, ठीक है। जगत धननाथ, जगन्नाथ कैसे हो जाता है, ठीक है, समझ आना चाहिए। तो यही नियम लागू होता है कि जगन्नाथ कैसे हो जाता है जगत धननाथ का। तो समझिए कैसे हो जाता है कि ये है हमारा प्रथम वर्ण, यानी वर्ग का प्रथम, ता वर्ग का प्रथम है, और यहाँ क्या आ रहा है, पंचमा अक्षर आ रहा है, ठीक है। कोई सा भी पंचमा अक्षर आए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी वर्ग का पंचमा अक्षर आए, पंचमा अक्षर कोई भी वर्ग का हो यहाँ पे जिससे उसका मेल हो रहा है, तो क्या होगा, ये मेल हो रहा है ता का पंचमा अक्षर से, तो ये अपने ही पांचवें में बदलेगा, इसके पांचवें में नहीं। अपना पांचवा क्या है, इसका अपना पांचवा भी ना है, ठीक है। हलंत है इसलिए हलंत लगा देंगे, तो शब्द क्या आएगा, ऐसा कैसा लिखिए इधर के रूप को, तो ये परिवर्तित हुआ है, ऐसे लिख लीजिए। पीछे वाला शब्द ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ये शब्द है। अब आप इसको मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो ना है हलंत वाला, इसे हम आधा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और ये नाथ
ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो क्या हो गया, जगन्नाथ। अब समझ आया, क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से ये नियम इसमें लागू हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इतना समझ आया होगा, आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, हमारा तीसरा नियम छा संबंधी नियम है ये, छा, ठीक है, छा संबंधी नियम यानी चा वर्ग में जो छा आता है उसका नियम। किसी भी ह्रस्व स्वर यानी जो मैंने आपको पढ़ाए थे, ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं, यानी जिनका छोटा रूप होता है, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो सबसे छोटे होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर? एक छोटा आ होता है, छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है, और क्या होता है, ऋषि। यानी ये जो चार हैं ये हैं हमारे ह्रस्व स्वर। इनका मेल और बड़ा आ भी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये ह्रस्व स्वर नहीं होता, ये दीर्घ स्वर होता है, ठीक है, क्योंकि ये दो समान स्वरों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये है हमारे ह्रस्व स्वर और प्लस बड़ा आ, ठीक है। यहाँ पे दी है परिभाषा, बड़ा आ का मेल किससे हो जाए, छा से होने पर। छा से पहले क्या आ जाता है, चा वर्ण जोड़ दिया जाता है। ध्यान रखिए इस परिभाषा को, परिभाषा से यदि समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको समझाऊंगी, बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि यदि ह्रस्व स्वर और बड़ा आ का मेल यदि छा से हो जाता है, समझिए ध्यान से, इनका मेल, ये चार और ये पांचवा वर्ण, ये याद रखना है बस दिमाग में, किससे हो जाए इनका मेल, छा से हो जाता है। यहाँ पे अलंत लगाइए तो लगाइए, वरना मत लगाइए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। यदि छा से हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये किस में परिवर्तित नहीं हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे चा आ जाएगा, यानी जो आधा चा है हल वाला, ये जुड़ जाएगा, इनके बीच में जुड़ जाएगा। तो कैसे जुड़ जाएगा समझिए आप, यानी चा आ जाएगा, आधा चा, ठीक है। लघु स्वर यदि आपको दिखाई दे रहा है अंतिम वर्ण ये मत समझिए कि बा दिखाई दे रहा है आपको, वर्ण विच्छेद जब करेंगे तब सही रूप समझ में आएगा। वा का वर्ण विच्छेद करिए, बा प्लस छोटा आ है इसमें शामिल, क्या है, बा में हलंत नहीं लगा, समझिए कि छोटा आ शामिल है, और छोटा आ क्या है आपका, लघु स्वर है, यानी ह्रस्व स्वर। तो छोटा आ का मेल किससे हो रहा है, छा से हो रहा है, मैंने यही बताया, लघु स्वर का मेल छा से हो या बड़ा आ से छा का मेल हो तो क्या हो जाएगा, बीच में चा जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे छोटा आ का मेल किससे हो रहा है, छा से हो रहा है, तो शब्द क्या बन जाएगा, इसको तो ऐसा कैसा लिख लीजिए, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, बल्कि एक नया शब्द आकर जुड़ जाएगा, क्या जुड़ेगा, चा, ठीक है। और ये पीछे वाला शब्द ऐसा ही आएगा। आ गया समझ में, ये स्व था, ये पीछे वाला शब्द छंद था, बीच में चा जुड़ गया, कैसे जुड़ गया, क्योंकि यहाँ था छोटा आ लघु स्वर और छा से उसका मेल हो रहा था, इसलिए बीच में सब क्या वर्ण जुड़ गया, आधा चा, यानी चा वर्ण। तो शब्द हो गया स्वच्छंद, क्या हो गया, स्वच्छंद। तो ये है इसका विशेष नियम है। यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि जो अंतिम वर्ण था वो ही अपना रूप परिवर्तित कर लेता था, यानी जो वो यहाँ आता था वो अपना रूप परिवर्तन कर लेता था, और यहाँ ऐसा हो रहा है कि कोई भी वर्ण परिवर्तित नहीं होगा दोनों तरफ, ठीक है, बल्कि एक नया वर्ण आकर जुड़ जाएगा। यही है इसकी विशेषता छा नियम की, ठीक है, छा संबंधी नियम की। अगला देखते हैं शब्द किस तरीके से आते हैं। यहाँ पे क्या है, छोटी ई दिख रही है आपको, रा के बाद क्या है, छोटी ई, ठीक है। छोटी ई का मेल किससे हो रहा है, छा से हो रहा है, यानी ह्रस्व स्वर का मेल किससे हो रहा है, छा से हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, चा जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तो शब्द ऐसे कैसे रहेंगे, चा जुड़ गया तो शब्द हो गया परिच्छेद, ठीक है। आया समझ, बहुत क्लियर आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, अनु प्लस छेद। तो अनु जो ना वर्ण है, ना में क्या जुड़ा है, ह्रस्व स्वर छोटा ऊ जुड़ा है, छोटा ऊ का मेल किससे हो रहा है, छा से हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, चा वर्ण आ जाएगा, क्योंकि ह्रस्व का मेल हो रहा है छा से, तो नया वर्ण क्या जुड़ जाएगा, आधा चा, क्या हो जाएगा, वर्ण सारे शब्द ऐसे ही रहेंगे, यहाँ आ जाएगा छा छेद। इस एक तरीके से ये लोप हो रहा है, यानी चा का लोप हो रहा है, ठीक है। तो अनुच्छेद ये शब्द आपका बिल्कुल सही है, इस तरीके से ये नियम काम करता है। तो आपको ये सब समझ आ गया होगा, इतना आपको
मैंने आपको आज ये बताया कि व्यंजन संधि के ये नियम परीक्षा में किस तरीके से पूछे जाते हैं। ऐसे नियम तो लिखे नहीं आएंगे, लेकिन इस तरीके के शब्द दे दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि किस तरीके से शब्द आएंगे और ये नए शब्द किस तरीके से बन रहे हैं। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इस तरीके से ही हमारी वीडियो को देखते रहिएगा और अपने नोट्स तैयार करते जाइएगा, ठीक है, परीक्षा के लिए। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद।